हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग रसायन विज्ञान के जो बेस है, जो केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मैं आज सबसे पहले आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो या 10th के हो या 11th या 12th, जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस बेसिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो हो या 3 वीडियो हो, जो भी जितने पार्ट हैं, मैं इस बेसिक केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट बनाऊं, इसे आप पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें। मेरा यह दावा है कि यदि आप बेसिक केमिस्ट्री के जो भी 2-3 पार्ट का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो ये आपके रसायन विज्ञान की वह बुनियाद है, वह बेस है जिसके ऊपर आप रसायन विज्ञान की इमारत खड़ा कर सकते हैं, रसायन को समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री टफ लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा मानना होता है कि केमिस्ट्री भी टफ होता है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। आप किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स को देखेंगे, यहाँ तक कि IIT क्यों ना हो, तो वहाँ पे केमिस्ट्री एक रैंकर जो है सो कि सब्जेक्ट होता है, और वहाँ पे ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो कि ज़्यादातर मार्क्स आपको वही दिलाता है। तो केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है। उसके बाद जैसे कि मैथमेटिक्स को लेते हैं बहुत सारे लोग, अंत में फिजिक्स को लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि नेचर में जितनी सारी घटनाएं होती हैं, प्रकृति में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसके पीछे का कारण क्या, आखिर ये क्यों हो रहा है। जैसे दिन रात का होना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी। धीरे धीरे समझ में आया कि भाई पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य नहीं घूमता है। तो भौतिकी में, फिजिक्स में ऐसा होता है कि प्रकृति में जितनी सारी घटनाएं होती हैं अपने आप होती हैं, और उसके पीछे कारण को जानना, उसका अध्ययन करना, उसको समझना, उससे रिलेटेड लॉज को देना, फॉर्मूला को देना। लेकिन केमिस्ट्री को अगर आप ध्यान से देखेंगे कि रसायन विषय के विषय में आप जानने का प्रयास करेंगे, तो इसमें खास बात यह है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, जो दुनिया है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसकी जो रचना है, इसकी बनावट है, स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से हुई है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म कण क्यों ना हो, या बड़ा से बड़ा, या पृथ्वी क्यों ना हो, या ब्रह्मांड क्यों ना हो, उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हुआ है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई है, कैसे 2 परमाणु, 2 अणु, 2 पदार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे इंटरेक्ट होते हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, स्ट्रक्चर के विषय में पूरी की पूरी केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बेसिक में आपने एक चैप्टर पढ़ा भी होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप 9th में पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा रसायन विज्ञान जो है, कहीं ना कहीं इस दुनिया का जो निर्माण हुआ है, वो छोटे से छोटे कण का जो संरचना है, उसका स्ट्रक्चर वो किस तरीके से व्यवस्थित है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे हाथ में स्केच है, तो स्केच में बहुत सारे परमाणु हैं, और तरह तरह के परमाणु हैं। इसके अंदर इंक भी है, प्लास्टिक भी है, जो है सो कि उसके अंदर वाटर भी है। तो उसके अरेंजमेंट, उसकी रचना, उसका कंस्ट्रक्शन, और ये एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट है, कैसे एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। तो ये एक परमाणु दूसरे परमाणु से, एक इलेक्ट्रॉन कैसे किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस से बंधा रहता है, कैसे उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैं वही कहना चाहता हूं बार बार कि छोटे से छोटे कण में जो बहुत ही मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम जानते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके से एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, विकसित होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन सारे चीजों का जो अध्ययन है वो आपका रसायन विज्ञान में मिलता है। ठीक है, और जहाँ तक मैथमेटिक्स की बात है, वो क्या है, सिंपल एक कैलकुलेशन है, जो हम लोगों का सिंपल नहीं है, मतलब उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो है कि वो कैलकुलेशन है। मैथमेटिक्स में देखिए तो क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ मिलता है आंसर के तौर पे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो है सो कि आप पहले कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है, उसके बाद उसको जो है फॉर्मुलेट करने का, उसको फॉर्मूला में या लॉज देने का प्रयास करते हैं, तब जाकर मैथमेटिकल फॉर्म में आता है, और फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। तो ये अपने अपने विषय की महत्ता है, और इस महत्व को समझते हुए जो है सो कि हमको सारे विषय इंटरेस्ट लेकर के सीखने के लिए, समझने के लिए, और जो है सो कि दिल से पढ़ने चाहिए। तो रसायन विज्ञान भी उसी जो है विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा है, इसके छोटा सा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें जो है सो कि हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को मूलभूत रसायन पढ़ाने वाला हूं, बेसिक केमिस्ट्री बताने वाला हूं, और यह बेसिक केमिस्ट्री आपके पूरे रसायन विज्ञान की बुनियाद है। और यह आपका यदि स्ट्रांग हो जाए तो मेरा दावा है कि रसायन विज्ञान की सारी चीजें आप एक एक करके समझ सकते हैं। तो प्लीज आप जितने भी विद्यार्थी हों, इस वीडियो का जो कंप्लीट लेक्चर है वो 1, 2 पार्ट, 3 पार्ट जो भी हो, आप उसको देखें जरूर, ठीक है।
और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब इसलिए ना करें कि आप तक सिर्फ नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी बच्चे जो है सो कि उससे अट्रैक्टेड होंगे, हम लोग का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे और बच्चों तक जो है सो कि हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे और मेहनत करने की जो है सो कि जुनून हाजिर ये होगा और हम लोग बड़ी लगन से मेहनत करेंगे और अच्छे से बनाएंगे और जैसे कि अच्छे चीज़ें लेकर के आएंगे। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज का जो लेक्चर है मूलभूत रसायन उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके विषय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या देखेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पॉइंट जिक्र करते हैं, बहुत ही छोटा से पार्टिकल से स्टार्ट करते हैं, इसको हम एटम कहते हैं। आप जानते होंगे एटम को हम लोग हिंदी में परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक दार्शनिक हुए जिनको इंग्लिश में फिलोसफर कहा जाता है, उनका नाम था महर्षि कणाद। तो उनका यह मानना था, उनका यह अवधारणा था कि दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं वो बहुत ही छोटे कण से बना है, जिसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। तो उनकी ये अवधारणा थी, उनका एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन बाद में इसको आकर के डिफाइन करना, परिभाषित करना, अच्छे से अपने स्टेटमेंट देना, ये एक वैज्ञानिक के हिस्से में गया जिनका नाम था जॉन डाल्टन। और उन्होंने क्या कहा कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, वह सबसे छोटा कण है जिसे काटा या तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। क्या बोला उन्होंने कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसे किसी भी विधि से काटा या तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप फिजिकल मेथड लगाइए, केमिकल मेथड लगाइए, किसी भी तरीके से आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। कि atom is the smallest particle which cannot be divided by any method. That means method means here physical method और chemical method, okay। तो इनका ये कहना था कि जो है सो कि कोई भी आप पदार्थ ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको बड़ी सुविधा से उपलब्ध हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक ईंट ले लिया और ईंट को आप ऐसे ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इससे छोटा पार्ट आपको मिल जाएगा, इसका हाफ। फिर इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, इससे भी छोटा मिल जाएगा। इसको तोड़िएगा तो फिर इससे छोटा मिल जाएगा। इसको तोड़िएगा तो जैसा कि और छोटा मिल जाएगा। इसको तोड़िएगा तो हो सकता है और छोटा मिल जाएगा। जो सबसे छोटा मिला उसको आप क्या कीजिए, घर में अगर कोई पीसने वाला कोई यंत्र है तो उसमें डाल करके उसको आप महीन कर दीजिए, महीन चूर्ण बना दीजिए, पीस दीजिए, बिल्कुल उसको गर्दा गर्दा कर दीजिए। और उस गर्दा गर्दा में से जो एक गर्दा का कण है उसको उठाइए, ठीक है। तो उसको उठाइएगा तो उसको भी अभी तोड़ना पॉसिबल है, लेकिन हमारे हाथ में हम नहीं है, हम पीस दिए, उसको महीन बना दिए, अब उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, हमारा वहीं तक क्षमता था तो हम कर दिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो है सो कि वो बहुत ही सूक्ष्म कण तक पहुंच गया और वो कुछ ऐसा है, ठीक है। हालांकि मैं जो दिखा रहा हूं अगर आपको दिख रहा है तो परमाणु नहीं है, क्योंकि परमाणु सामान्य आंख से नहीं दिखता है। उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप किसको कहते हैं? एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रो लेवल पार्टिकल्स को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। और माइक्रो लेवल किसको कहते हैं? माइक्रो का मतलब होता है मैथमेटिक्स में 10⁻⁻⁶। दैट मीन्स व्हाट, मतलब कि 1 बटा इस पे 6 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? 10⁻⁶, जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा नैनो, 10⁻⁹ होता है, पीको 10⁻12 होता है। तो कुछ टर्म है जो मैथमेटिकल है और उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पार्टिकल का जो रेडियस वगैरह हो वो कुछ इसके लेवल का हो, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल हो, बहुत ही छोटा कण हो, माइक्रो लेवल हो या उससे और छोटा हो, तो उसको देखने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, न्यूक्लियस को देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए, किसी अणु को देखने के लिए और या उनके विषय में अध्ययन करने के लिए जिस यंत्र का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल का जो पार्टिकल होता है बहुत ही छोटे होते हैं, उसको देखने के लिए जो हम यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आता है। तो यहाँ पे जो है सो कि ये जो आपको दिख रहा है ये सामान्य आंख से दिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि यहाँ पे परमाणु है और मैं नहीं दिखाऊं तो फिर समझना भी जो है सो कि मुश्किल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो ये जो कण है वो सबसे छोटा है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? परमाणु, ठीक है। ये क्या है? एटम। इसको क्या बोलेंगे? परमाणु। तो ये जो है सो कि
ये जो हमारा परमाणु है, इसको जॉन डाल्टन साहब ने कहा कि आप किसी भी पदार्थ को ले लेते हैं और उसको तोड़ना जब प्रारंभ कीजिएगा तो अंततः वह बहुत ही छोटे कण तक जा पहुंचेगा, और एक ऐसी परिस्थिति आएगी जब उसे आप वहां से नहीं तोड़ सकते, आप उसे नहीं ब्रेक कर सकते। आप जो भी मेथड लगा लीजिए, जैसे भी प्रयास करना है करिए, ठीक है, तो उसको हम परमाणु कहेंगे। लेकिन उनके समय तक, उनके जमाने तक ये बात ठीक है, चल रही है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन ये है कि आप कोई आपको काम दिया गया और जो है सो कि आप वो कर रहे हैं और करते करते थक गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से आगे नहीं होगा, ठीक है। तो बाद में इस परमाणु के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और बाद में ये समझ में आया कि जो परमाणु है, जो एटम है, जिसको सबसे छोटा कह रहे हैं जॉन डाल्टन साहब, यह सबसे छोटा कण नहीं है, ठीक है। परमाणु में 3 छोटे छोटे कण मिले, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको कहा गया मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक परमाणु का सबसे मूलभूत कण क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो एटम जिसको कहा जा रहा था, एटम जो कहा जा रहा था, ये एटम को जो क्या कहा जा रहा था? नॉट कटेबल, नॉट ब्रेकेबल। मैं आपको बता दूं, ये जो एटम जो वर्ड है, इसमें ए और टर्म, ये 2 तरह के वर्ड से कंबाइन करके बनाए गए हैं, और ए का एक्चुअल मीनिंग है यहाँ पे नॉट, ठीक है। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। और टर्म का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? कटेबल, CUTABLE, कटेबल मतलब काटा जाने वाला, या और ब्रेकेबल, BREAKABLE, तो ब्रेकेबल यानी तोड़ा जाने वाला, मतलब नहीं काटा जाने वाला या नहीं तोड़ा जाने वाला। तो एक्चुअल में जो इस कण का नाम एटम रखा गया, तो इसका मीनिंग ये है कि ए का यानी नॉट और टर्म का मतलब कटेबल और ब्रेकेबल, काटा जाने वाला या तोड़ा जाने वाला, लेकिन ए का मतलब नॉट। तो पूरा मिला के पढ़िएगा, एटम का जो मीनिंग, जो मतलब निकालेगा, तो क्या होगा? नहीं काटा जाने वाला या नहीं तोड़ा जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि ये चूंकि जॉन डाल्टन ने अपना डेफिनेशन दिया, अपनी बात रखी, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया? एटम। लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि ये जो परमाणु है, ये 3 मूलभूत कणों से, 3 छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उस परमाणु के अंदर 3 छोटे छोटे कण मौजूद हैं। तो आप एक बात बताइए कि कोई दीवार है तो वो ईंट से मिलकर बनता है, तो दीवार छोटा हुआ कि ईंट छोटा हुआ? ईंट जो है बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, तो ईंट छोटा हुआ कि वो कण छोटा हुआ? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों का कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, तो कौन छोटा होगा? परमाणु सबसे छोटा हुआ, ये या ये पार्टिकल्स छोटे हुए? ये पार्टिकल्स छोटे हुए ना, तो सबसे छोटा कण तो ये नहीं रहा। ये बात समझ आ रही है आपको? तो ध्यान रखिए कि जो डेफिनेशन, जो बात जॉन डाल्टन साहब ने कही थी कि जो है सो कि परमाणु सबसे छोटा कण है, ये बात सही नहीं है, ठीक है, ये बात गड़बड़ है। ये एक्चुअल में परमाणु जो है वो 3 छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और वो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा, उनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था? जे थॉमसन। कहीं कहीं इसको टॉमसन भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जे थॉमसन। और जो प्रोटॉन के डिस्कवर थे, उनका नाम था ई गोल्डस्टीन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टीन। और जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों के द्वारा इस परमाणु के अंदर मौजूद परमाणु से छोटे 3 मौलिक कण, 3 मूलभूत कण डिस्कवरी किए गए, खोजे गए, उसके अंदर मौजूद थे, बताए गए, जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से हम जानते हैं। तो जब भी ये कहा जाए मूलभूत कण, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, और इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये तो बात हो गई परमाणु की। परमाणु कहते किसे हैं, उसके अंदर कौन कौन से कण होते हैं, लेकिन परमाणु दिखता कैसा है? तो मैं आपको जो है सो कि एक बहुत ही सिंपल, आपने फुटबॉल देखा होगा, कोई बॉल देखा होगा, गेंद आपने देखे होंगे,
तो उस तरीके का आप इमेजिन कर सकते हैं। फिलहाल उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं, लोब्स होते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th क्लास में जाकर के पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक्चुअल अरेंजमेंट का जो है सो कि फीलिंग्स होता है, या आप जो है सो कि केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे बॉन्ड के विषय में, तो किस तरीके से वो उसके जो बॉन्डिंग जब बनते हैं तो उसमें क्या होता है, किस तरीके से वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअल जो है जो शेप एंड साइज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी पार्टिकल की, वो हम लोगों का थोड़ा सा उसमें गहराई है, थोड़ा सा उसमें डेप्थ है, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में जिक्र अभी नहीं कर सकते। 11th में अब बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक बात हम लोग कर रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि जो एटम होता है जनरली वो एक फुटबॉल है, ठीक है, एक स्फीयर, आपने गोला देखा होगा, ठीक है, या आपने ये देखा होगा कि जो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस हम ग्लोब का सहारा लेते हैं, आपने वो देखा होगा। तो उस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो है सो कि इस तरीके का, ये मान लीजिए कि ऐसा ये एटम होता है, ठीक है। अब इस एटम को दो पार्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, कौन सा, एक इसका सेंट्रल पार्ट, मतलब एक इसका केंद्रीय भाग जो इसके ठीक बीच का हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम कहेंगे नाभिक, न्यूक्लियस, अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियस। और इसके बाहर का जो पार्ट है, लेकिन ध्यान रखिए एटम के अंदर ये पूरा क्या है, एटम है, लेकिन एटम का जो सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस, मतलब किसी परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, ठीक है। मैं जो भी परिभाषा बोलूं वो चाहे परमाणु का हो, या नाभिक का हो, या कक्ष का हो, उपकक्ष का हो, मैं जितना सारा डेफिनेशन बोलूंगा आप उसको प्लीज वीडियो पॉज करके लिखिए जरूर और उसको रिवीजन कीजिए, तभी जाके आप उसको याद रख पाएंगे, बार बार उसको रिवाइज कर पाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है पूरा एटम है और इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो केंद्रीय भाग है, उसको हमने क्या नाम दिया, नाभिक। और जो नाभिक के बाहर ये जो स्पेस है, परमाणु के अंदर जो नाभिक के बाहर ये वाला जो स्पेस है, इसको हमने नाम दिया है कक्ष। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्बिट या सेल। क्या बोलेंगे, ऑर्बिट या सेल, या इसको ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अपना एक एनर्जी लेवल होता है कक्ष का, ऑर्बिट का, ठीक है, इसलिए एनर्जी शब्द इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो किसी परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, और परमाणु में नाभिक के चारों तरफ का, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उसको क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी हमने बात किया था कि परमाणु में 3 कण मौजूद होते हैं, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो इसका सेंट्रल पार्ट है, इसका जो केंद्रीय भाग है, उसमें 2 रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो 3 में से 2 कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो कहाँ रहते हैं, किसी भी परमाणु के केंद्रीय भाग, मतलब बीच में रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। आपने देखा होगा कि जो है सो कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी के जगह पे आप इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, या इस तरह का दिमाग लगाइए कि सूर्य के चारों तरफ कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट है, पहले 9 था, अभी 8 गिना जाता है। तो 8 प्लैनेट्स जो है सो कि वो क्या है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य सेंटर में। तो जो सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, और बाकी जितने प्लैनेट्स उसके तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो कुछ उसी तरह का इमेजिन करिए, ये जो सेंट्रल पार्ट है, केंद्रीय भाग है, इसको हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक में 2 कण रहते हैं हमेशा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि परमाणु में नाभिक के चारों तरफ का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वह स्थान कहलाता क्या है, कक्ष, या उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिट, या उसको सेल, या उसको एनर्जी लेवल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, ओके। तो ये परमाणु का एक सिंबल है। जब भी हम लोग एटम की बात करेंगे तो फटाक से एक जो है सो क्या स्फीयर बना देंगे, फुटबॉल, नॉट अ सर्कल, ध्यान रखिए। ये कभी कभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर सर्कल टाइप का ब्रीथ और गोला में अंतर होता है, आपको पता होगा, जैसे कि ब्रीथ का क्षेत्रफल πr² और गोला का क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। गोला 3 डायमेंशनल होता है, ब्रीथ 2 डायमेंशनल होता है। गोला के पास वॉल्यूम होता है, ब्रीथ के पास वॉल्यूम नहीं होता, उसके पास सिर्फ सरफेस होता है, ध्यान रखिएगा। या आपको मैं ऐसा बताऊं, ये देखिए, ये डायग्राम अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा ऐसा कुछ, ये सर्कल है, ये ब्रीथ है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कुछ ऐसा, ये स्फीयर है, ठीक है। तो जैसो कि आप ये ना समझें
कि ये कुछ सर्कल टाइप का नहीं, ये फुटबॉल इस तरह से, ठीक है, ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो परमाणु के केंद्रीय भाग में रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, जहाँ जिस स्थान को हम क्या कहते हैं, कक्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई परमाणु के विषय में। लेकिन परमाणु में हमको ये मालूम चला कि जो एटम होते हैं इसमें 3 पार्टिकल हमको मिले, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो 3 कण मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या बात यहीं पे आके फिर से रुक गई जॉन डाल्टन की तरह, कि क्या परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, क्या इनसे कोई छोटा कण नहीं है? क्या वास्तविक रूप में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमेशा मिलते हैं, मौजूद रहते हैं? तो आंसर है कि भाई देखो, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ये भी ब्रेक किए गए हैं, तोड़े गए हैं, जिसका नाम है क्वार्क्स। कौन सा? क्वार्क्स, ठीक है। और इस क्वार्क्स को भी तोड़ा गया है हिग्स बोसोन, ठीक है। ये आपके लिए जानकारी की बात है। बाकी बात जो है सो कि आप ये दिमाग में रखें कि आपका स्टडी जो है यहीं तक है, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या जो है सो कि जब आप 12th क्लास का जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक ब्रांच आता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है न्यूक्लियस। तो वहां उस न्यूक्लियस में जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस में वाकई जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और उसका भी जो प्रेजेंटेशन मतलब उपस्थिति होती है वो क्षणिक होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। तो ये हमेशा वेरिएशन होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। तो बहुत तरह के वेरिएशंस होते हैं, बशर्ते जो अस्थायित्व रूप में हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेसिकली हमारे दिमाग में बात होना चाहिए कि परमाणु के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, 3 मूलभूत कण होते हैं जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए, एक मैसेज के लिए, कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को किसमें तोड़ा गया, क्वार्क्स में, और क्वार्क्स को किसमें तोड़ा गया, हिग्स बोसोन में। हिग्स बोसोन में को एक नाम दिया गया है गॉड पार्टिकल, ठीक है। गॉड का हिंदी क्या होता है, भगवान, ठीक है। पार्टिकल यानी कण, यानी भगवान का कण, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये नाम देने का थोड़ा सा कारण है कि अगर पूछा जाए कि इस दुनिया को किसने बनाया और कैसे बनाया और किस चीज से बनाया, तो ये कौन जानता है, ना हम ना आप। तो कौन जानता है भाई, भगवान, है कि नहीं। तो हम नहीं जानते हैं कि भगवान कौन है, लेकिन दिमाग में ऐसा रहता है कि जो प्रकृति है या जो कुछ भी है, जो कुछ अपने आप है कि नहीं, वो अपने आप में गॉड है, या कोई ऐसा है जो चला रहा है, जिसको हमारा इमेजिनेशन पावर है, उसको हम गॉड कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसी अगर बात है तो जिसको भी आप भगवान कहते हैं, हम कहते हैं, आप कहते हैं, जो भी, तो ऐसा ये मानना है कि हिग्स बोसोन से क्या बनता, क्वार्क्स, क्वार्क्स से क्या बना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से क्या बना, एटम। एटम से क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु से अणु। अणु से क्या बनता है, यौगिक। अणु बहुत सारे जब एक साथ होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड से फिर क्या होता है, मिश्रण बनते हैं। मिश्रण से क्या बनता है, पदार्थ बनता है। तो जो है सो कि अगर अलग अलग है तो तत्व है, मिल दो, रिएक्शन करके कुछ बनाया तो यौगिक हो गया, फिर वो मिल गया, 2 यौगिक 2 कंपाउंड, ठीक है। विदाउट कोई रेशियो है, जो है सो कि किसी भी अनुपात में, तो मिश्रण बन जाता है। तो अगर देखा जाए कि दुनिया, जो ब्रह्मांड है, इसके हर एक पदार्थ का, हर एक मैटर का, हर एक तत्व का, हर एक यौगिक का गहराई कहाँ तक है, अगर उसको हम तोड़ करके लाते हैं तो कहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ तक, फिलहाल अभी तक तो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सब कुछ इससे बना है, हिग्स बोसोन से बना है। तो इसको गॉड पार्टिकल कहने का अर्थ है कि भगवान ही जानते हैं कि वो किस चीज़ से इस सारी दुनिया को बनाया। कोई ऐसी एक चीज़ है जिसे भगवान ने इस दुनिया को बनाया, इतने खूबसूरत, रंगीन और रंग बिरंगे संसार को बनाया। तो आज के टाइम में जो इंसान है वो रिसर्च करते 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 यहां तक पहुंचा हुआ है, ठीक है। यानी उस पार्टिकल तक इंसान पहुंच गया जिससे इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंसान जो है भगवान रूपी बातों को समझने का एक प्रयास कर रहा है, या वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम इंसान को तो गॉड नहीं कह सकते। जो भी जो है सो कि पृथ्वी पर जन्म लिए, यहाँ तक कि श्री रामचंद्र भी जब पृथ्वी पर जन्म लिए तो उनको क्या कहा गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम,
ये नहीं कहा गया ठीक है हम उनको भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन जैसे कि जब वो पृथ्वी पर जन्म लिए तो एक सामान्य मनुष्य की तरह अपना जीवन यापन किए, सामान्य मनुष्य की तरह जिए, सामान्य मनुष्य की तरह उनको कष्ट को भुगतना पड़ा, सामान्य मनुष्य की तरह उनकी शादियां हुई, सामान्य मनुष्य की तरह उनका पूरा जो जीवन है वो रामायण में हम देख पाते हैं। तो जो भी व्यक्ति वो कितना भी महान क्यों न हो, जब वो पृथ्वी पर जन्म लेता है तो उसको सामान्य मनुष्य के भांति ही जीवन यापन करना पड़ता है और उसे सामान्य ही हम मानते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो इस धरती पर जन्म लेने के बाद ही भगवान कहलाए, जैसे आप सुनते होंगे साईं बाबा, ठीक है। तो वो इस पृथ्वी पे जन्मे हुए इंसान है, ऐसा नहीं कि वो सच में कोई भगवान है जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने जाना नहीं, और आज हम उनको मंदिरों में पूजा करते हैं। राम इस पृथ्वी पर जन्म लिए और आज हम उनको पूजा करते हैं मंदिर में, जो है सो कि जाते हैं वहां पर पूजा करने। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो हम मान सकते हैं कि जो वैज्ञानिक जो अपने पूरे जीवन की सारी एनर्जी, सारी ताकत, सब कुछ खो दिया उन्होंने, लेकिन रिसर्च के पीछे लगा दिया, जैसे खोज के पीछे लगा दिया, और उन्होंने खोजते खोजते यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि वो भी उन्होंने भगवान की तरह काम किया है। तो एक जो छोटा गॉड पार्टिकल इस हिग्स बोसोन को कहा गया है बस इस बात के लिए कि इन लोगों ने जो काम किया, ये दो साइंटिस्ट के नाम है हिग्स और बोसोन, उनके नाम पे ही कण का नाम रखा गया है। तो इनका जो कारनामा है, इनका जो काम है, कहीं ना कहीं उस भगवान की तरह, उस आदरणीय जिसको हम मानते हैं, उस आदर के तुल्य है, उस सम्मान के तुल्य है। इसलिए हमने इस पार्टिकल को थोड़ा सा एक नाम क्या दे दिया, गॉड पार्टिकल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन की चीज, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा, ओके। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ सवालात आपसे करना चाहूँगा और आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये लकड़ी है, ये स्टील या लोहा वगैरह मान सकता है, इसके अंदर मिक्सअप होगा, मिला हुआ होगा, तो ये इसमें जो है सो कि अगर पूछा जाए कि क्या यह दोनों सेम है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये लकड़ी है, ये स्टील है, अलग अलग है। अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, आप कहेंगे सर ये तो प्लास्टिक है। तो मैं पूछूं कि फिर तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्या मिलेगा, तोड़ते 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 पहुंचेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, परमाणु। इसको भी अगर तोड़ेंगे और बहुत छोटा छोटा करते 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 पहुंचेंगे तो क्या मिलेगा, परमाणु। इसको भी यदि तोड़ा जाए, ठीक है, और इसको भी ब्रेक करते करते बहुत आगे तक जब हम लोग जाएं तो कहाँ पहुंचेंगे बताइए, परमाणु, एटम तक। और हमको ये पता है कि जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उनके अंदर 3 फंडामेंटल कण होते हैं जो हर एक पदार्थ के परमाणु के अंदर होता है। तो इसके जो परमाणु है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसके जो परमाणु है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इसके जो परमाणु है उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। तो आखिर ऐसा क्या है कि हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये अलग पदार्थ बना, ये अलग पदार्थ बना, और ये अलग पदार्थ बना। तो ये अलग अलग कैसे हो जा रहा है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल ये है कि आप एक चीज़ बताइए कि मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास 3 कंटेनर है, 3 बर्तन है, और तीनों बर्तन में सम वाटर है, तीनों में बराबर बराबर आप जल रख लीजिए, और मैं आपको नमक दे दूँ, सॉल्ट, और बोलूं कि तीनों में आप नमक मेरे अनुसार डालिए। मैं एक में बोलूं कि जैसे कि नमक का 10 कण डाल दीजिए, काउंट करके 10 NaCl डाल दीजिए। दूसरे बीकर में, दूसरे बर्तन में बोलूं कि आप जैसे कि उसमें 10 ग्राम डाल दीजिए, ठीक है। और जो तीसरा बर्तन है मैं उसमें बोल दूं कि उसमें जो है 250 ग्राम नमक डाल दीजिए। अब बताइए कि तीनों जो बीकर है, तीनों बर्तन, तीनों कंटेनर जो है, क्या तीनों सेम टाइप का है? क्या तीनों सेम तरह की चीज़ें हैं? इस बात को जरा समझिए। अगर आप उसको एज ए फिजिकल तरीके से आप समझने का प्रयास करें तो तीनों का जो टेस्ट होगा, जिसमें आपने 10 कण डाले हैं मात्र, वो आपको मतलब फील ही नहीं करने देगा कि आप उसमें नमक डालें, क्योंकि उसमें उसकी अमाउंट इतनी कम है जो वो अपने आप को प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहा है, अपने आप को शो ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बगल वाले में 10 ग्राम, उसके बगल वाले में 250 ग्राम। तो हमने क्या किया कि तीनों में जो अमाउंट है, तीनों में जो मात्रा है वो अलग अलग डाला, जिसके कारण उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो गई। अंतर तो है, तीनों में विभिन्नताएं हैं। तो
अगर मैं बोलूं कि एक परमाणु है, इसमें प्रोटॉन की संख्या 10, ठीक है, तीनों तरह के परमाणु, ये जो तीनों बने हैं वो परमाणु से ही बने हैं, लेकिन मैं बात करूं कि तीनों के परमाणु को मैं रख दूं, ये स्टील का परमाणु, ये लकड़ी का, ये प्लास्टिक का, ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कि इसके परमाणु में जो है सो कि 50 इलेक्ट्रॉन है, इसके परमाणु में 40 इलेक्ट्रॉन है और इसके परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या तीनों सेम चीजें है तीनों में इलेक्ट्रॉन, लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में क्या है, डिफरेंट है। दैट्स रीजन बिहाइंड इट। यही कारण है कि जितने भी पदार्थ होते हैं अलग अलग तरह के, वो अलग अलग होते हैं, मतलब उनके जो परमाणु होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। मतलब ये कि इसका जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, लेकिन इस प्लास्टिक के परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा, इस लोहे के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा उससे अलग होगा। दोनों में परमाणु होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन उनकी संख्याएं अलग अलग होंगी, अलग अलग परमाणु होंगे, ठीक है। तो हम इसे समझने के लिए जैसे कि एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। ठीक है, तो ये है क्या, तो बेसिकली किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। जो परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उस जो नंबर होता है उसको काउंट करके हम कहते हैं कि उस एटम का वो एटॉमिक नंबर है। जिससे आपको क्या समझ में आएगा कि हम एटॉमिक नंबर जब डिफाइन कर देंगे प्रोटॉन्स के नंबर के हिसाब से, तो अलग अलग पदार्थ का जो एटम होगा या अलग अलग तरह का जो एटम होंगे उसको एटॉमिक नंबर से हम पहचान सके। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक एटम बना और इसके केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। याद रखिए इस बात को कि परमाणु के केंद्रीय भाग को, सेंट्रल पार्ट को नाभिक कहते हैं, और इसमें दो कण रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और एक और मैंने यहाँ परमाणु बनाया, ठीक है, जहाँ पे यहाँ भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पे इसके जैसे कि नाभिक में 10 प्रोटॉन है और इसके नाभिक में 12 प्रोटॉन है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका जो परमाणु संख्या है उसको हम लोग बोलेंगे कि 10 है, और इसका जो परमाणु संख्या है वो 12 है। ठीक है, तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन की संख्या होती है, वही उस परमाणु का परमाणु संख्या होता है। ठीक है, तो इस परमाणु संख्या को हम Z से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? Z से। तो इसका Z कितना हो गया? 10। इसका Z कितना हो गया? 12। ठीक है, तो अलग अलग परमाणु का परमाणु संख्या अलग अलग होगा, और इस परमाणु संख्या के आधार पे हम समझ जाएंगे कि वो दोनों परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या क्या है, डिफरेंट है, और वो दोनों परमाणु अलग अलग है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर बोल दिया जाए कि कोई परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 20 है, Z इक्वल टू 20, तो आप बताइए कि उसके नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा? तो 20 ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या को भी तो परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 20। और किसी परमाणु का परमाणु संख्या 22 है, तो वो परमाणु इस परमाणु से अलग हुआ, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? अलग है। ठीक है, तो दो अलग अलग परमाणु संख्या वाले जो परमाणु होंगे वो अलग अलग प्रकृति के होंगे, अलग अलग नेचर के होंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, और उनसे बनने वाले जो पदार्थ होंगे वो भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, तत्व अलग होंगे, जैसे कि फिर उसके बाद कंपाउंड, फिर मिक्सचर, इस तरह की चीज़ें बनती है और मिलती हैं हमको। तो ये था एटॉमिक नंबर कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल Z द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इसी के जैसा एक और टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान संख्या। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि वो क्या है। परमाणु द्रव्यमान संख्या
एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, क्या मैंने बोला? परमाणु द्रव्यमान संख्या। अभी आपने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले? परमाणु संख्या था, एटॉमिक नंबर था, लेकिन ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर, ये उससे अलग चीज है। ठीक है, और इसमें क्या है कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा, मैं यहां पे थोड़ा कर दे रहा हूं, न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे कैपिटल ए द्वारा दर्शाते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से दर्शाते हैं, और ए इज इक्वल क्या होता है? पी प्लस एन, जहां पी क्या है? प्रोटॉन की संख्या, और एन क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एटम बनाऊं, इसका केंद्रीय भाग नाभिक है, इसमें 5 प्रोटॉन है और जो है सो कि 7 न्यूट्रॉन है। इसके नाभिक में 5 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो मैं आपसे पूछूं कि इस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो जितना प्रोटॉन है वो नंबर और जितना न्यूट्रॉन है वो नंबर, दोनों को ऐड कर लीजिए, वो जो मिलेगा वो उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। यानी 7 5 कितना हो जाएगा? 7 + 5, ये ए हो जाएगा, और ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो परमाणु संख्या जो होता है वो सिर्फ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है वह नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा। तो एक चीज इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें, थोड़ा सा इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि ए बराबर क्या बना? P + n। तो ए बराबर जो P है, प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या भी कहते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? Z + n। कोई दिक्कत? इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमको। क्यों? इसलिए पड़ेगी कि जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी होगी, तो जरा गौर कीजिए, ए बराबर, ये Z इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर क्या होगा? n। इसका मतलब क्या है? ए क्या है बताइए? परमाणु द्रव्यमान संख्या। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान संख्या, माइनस Z क्या है? परमाणु संख्या। बराबर n क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या। मतलब किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन हैं यह ज्ञात करना है, यह निकालना है, तो आप उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा लीजिए। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल और कुछ इंडिकेशन देना चाहूँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए किस तरीके के प्रैक्टिस आपको करने पड़ेंगे, वो आपको पता होने चाहिए। पहले तो मैं ये बोलूँगा कि कम से कम आप 1 to 30, मतलब परमाणु संख्या 1 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक आप याद कर लें। वो आप किसी भी रसायन विज्ञान की किताब होगी, जो 9th का होगा, 10th का होगा, 11th 12 कहीं भी, या बेसिक केमिस्ट्री अगर आप पास कोई बुक है तो जरूर मिल जाएगा। और आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, जैसे कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आप, मैंने 30 के बाद भी मैं बाहर चला गया, लेकिन आप जैसे कि कम से कम लगातार 1 to 30, 1 से 30 तक इसे याद कर लें। ठीक है, बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी एक चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, तो कम से कम आपको ये 30 याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इनकी सहायता से कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, जिसकी सहायता से आप पूरे के पूरे जितने भी तत्व अभी तक खोज हुए हैं, डिस्कवरी हुए हैं, जो कि अलग अलग बुक में अलग अलग होता है, कहीं 118 लिखा है, कहीं 114 लिखा है। ठीक है, तो अक्सर हम जैसे टीचर्स फंस जाते हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चे जब अलग अलग किताब पढ़ के आते हैं, तो सर उस बुक में इतना लिखा है, उस बुक में इतना लिखा है। ठीक है, तब तक साइंटिस्ट 2 4 उसमें और कर देते हैं रिसर्च, पता नहीं हम लोग क्या बोले, क्या फंस जाते हैं फालतू में। ठीक ना, तो आप ये बात दिमाग में रखिए कि जो भी लगभग 118 120 जो भी तत्वों का आविष्कार हुआ है,
उनका जो पूरा का पूरा परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या आपको रट्टा नहीं मारना है, 1 से 30 तक आप याद रखिए। बाकी जो है सो कि आपको आगे जाके ट्रिक्स बताए जाएंगे और उससे आप आसान तरीके से याद कर सकते हैं, उतनी भी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, तो पहले तो आप उसको याद कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का संकेत होता है Na, क्योंकि सोडियम का एक लैटिन नाम होता है। लैटिन नाम का मतलब जैसे एक और नाम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि गांव में किसी का नाम है मोहन और वो जो है सो कि बहुत ज़्यादा अगर काला है तो उसको क्या रख देंगे, कड़ियाठा, ऐसा कुछ बोल देते हैं गांव में, है कि नहीं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो नाम रखा गया वो लैटिन नाम टाइप का हो गया कि वो नाम उसी का है, उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कई सारे एलिमेंट्स हैं जो 9th में हम लोग पढ़ते हैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बताते हैं कि जो है सो कि लैटिन नाम का मतलब जो है सो कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका एक और नाम रख देना, क्योंकि एक ही अक्षर से बहुत सारे एलिमेंट का नामकरण शुरू होता है, तो एक पहला लेटर सबके लिए सुटेबल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि सोडियम के लिए अगर एस लेंगे तो फिर आप सल्फर के लिए क्या लेंगे, और सल्फर के लिए भी अगर एस लेंगे, सोडियम के लिए एस लेंगे तो फिर आप सिलिकॉन के लिए क्या लेंगे, उसके लिए भी एस लेंगे। तो अगर मैं एस लिखूँ और एक ही अल्फ़ाबेट से 3 अगर एलिमेंट स्टार्ट होते हैं तो आप और मैं दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम लोग किसको बोल रहे हैं, सल्फर को इंडिकेट कर रहे हैं या सिलिकॉन को या जैसा कि सोडियम को। तो कहीं ना कहीं जो है सो कि किसी और रास्ते का, किसी और जो है सो कि हमको कोई ना कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिससे हमको समझने में आसानी हो। तो सोडियम का एक और नाम रख दिया गया, उसका बोला गया नेट्रियम, और ये उसका लैटिन नाम कहा गया और उसका सिंबल लिया गया Na। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका लैटिन नाम रखा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो जो आप कॉपर का C यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसका जो होता है वो उसका लैटिन नाम एक्चुअली होता है वो क्यूप्रस। ठीक है, तो उसका C हम लोग यूज़ करते हैं। आप जो आयरन का यूज़ करते हो तो आयरन का तो I होना चाहिए था, लोहा, लेकिन हम लोग I जो है आयोडीन के लिए यूज़ कर चुके होते हैं। तो आयोडीन के लिए जब I सिंबल यूज़ करें तो फिर आयरन के लिए I क्यों करेंगे, तो उसका फिर एक नाम रखा गया क्या, फेरम, तो फिर उसका संकेत क्या लेंगे, Fe। तो ये लैटिन नाम है किसका, सोडियम का। क्यों रखा गया समझ में आया आपको। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सुना होगा कि जो है सो कि हमारे गाँव में कई तरह के विचित्र लोग हो जाते हैं आसपास में। कोई अगर ज़्यादा जो है सो कि मतलब भूरे कलर का हो गया तो उसका नाम कुछ भी हो, उसका नाम आप भले ही जो है सो कि कृष्ण रख दीजिए, गिरधर रख दीजिए, कुछ भी, लेकिन लोग उसको कहेंगे भूरा रहने आओ, है कि नहीं। तो उसके रंग, उसके चाहे जो है सो कि आप देखते हो कई लोग कि अगर हाइट में छोटे हैं तो उसको नटुरा बोल देते हैं, अगर लंबा ज़्यादा है तो उसको उस तरीके से। तो कुछ ऐसी गुण होता है लोगों का जिसकी वजह से उसका एक उपनाम आ जाता है और उसको हम लैटिन नाम के तौर पे समझ सकते, रख सकते हैं। तो यहाँ पे Na जो है सिंबल है किसका, सोडियम का, चूंकि उसका लैटिन नाम का संकेत है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 11 होता है और इसका जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 23 होता है। तो याद रखिएगा जब भी हम परमाणु संख्या को लिखेंगे तो संकेत यहाँ पे नीचे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 11, ठीक है। और जो इसका द्रव्यमान संख्या होगा इसको हम लोग इसके टॉप पे लिखेंगे, मतलब इसके मतलब माथे पे, और ये कहाँ लिखेंगे, इसके बॉटम में, नीचे। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जिंक Zn, इसका परमाणु संख्या 30 होता है, 30, तो आपको परमाणु संख्या नीचे लिखना है और द्रव्यमान संख्या ऊपर। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में 65.4। ठीक है, 65 के आसपास इसको ले सकते हैं, 65 ही मैं लेता हूँ, तो ये नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपको कि Fe आयरन जो लोहा के लिए संकेत होता है तो इसका परमाणु संख्या 26 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या 56 होता है। तो जब भी आपको किसी तत्व को के परमाणु को, किसी एलिमेंट के एटम को, किसी तत्व के परमाणु को रिप्रेजेंट करना हो, दर्शाना हो, तो आप ऐसे दर्शाइए x और यहाँ पे z और यहाँ पे a। अब बताइए कि x क्या है, तो जो x है वो किसको बता रहा है, तत्व को, एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप कौन से एटम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है x के जगह जहाँ x है वहाँ Na है, मतलब सोडियम है। x है जहाँ पे क्या, Zn, तो ये क्या बता रहा है, जिंक है। तो ये जो x रिप्रेजेंट है वो किसको बताएगा, एटम को, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तत्व को बताएगा। और जो नीचे Z लिखेंगे वो किसको बताएगा, परमाणु संख्या को बताएगा। किसको बताएगा, परमाणु संख्या को। और A क्या बताएगा, बताइए, परमाणु द्रव्यमान संख्या को बताएगा। ठीक है, तो जब भी किसी तत्व को दर्शाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो ये वाला सिंबल जो है सो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप दिमाग में रखिएगा। अब देखिए फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि मैं पूछूं कि बताइए सोडियम में न्यूट्रॉन कितना है, सोडियम में न्यूट्रॉन कितना है, तो
तो इसका कमाल देखिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाइए तो परमाणु द्रव्यमान संख्या ऊपर है और परमाणु संख्या नीचे है, तो यहाँ पे इसे लगाइए। अब बचपन में तो घटा पढ़े होंगे ना कि 3 में से 1 गई 2 और 2 में से 1 गई 1, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? घटा पढ़े हैं ना। तो ऊपर लाइन से नीचे घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन का संख्या। तो घटाइएगा तो कितना जाएगा 12। यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, n बराबर क्या आएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 और 6 में से 3 गया तो क्या 3। ठीक है, तो जिंक में 35 न्यूट्रॉन हो गया, सोडियम में जो है कि 12 न्यूट्रॉन हो गया। इसमें घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 30 आ जाना चाहिए। तो अगर किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना हो तो ये बहुत ही आसान है कि आप उसके परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा लीजिए। बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप किसी परमाणु में से परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन अगर बात यह है कि सोडियम में न्यूट्रॉन को निकालनी है द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या की सहायता से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे बता पाएंगे? किसी परमाणु में 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और तीनों को बताना पड़े तो कैसे बता सकते हैं? तो सबसे पहले तो उसका आपको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या याद होना चाहिए। मैंने बोला शुरू में ही कि 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक आप परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या और तत्व का जो सिंबल है उसका आप संकेत है याद रखिए। ठीक है, याद रख लिए। अब परमाणु संख्या जो Z है वो 11 है और परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही तो प्रोटॉन होता है, क्योंकि परमाणु संख्या का परिभाषा क्या था कि किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या का। तो ऑलरेडी तो ये प्रोटॉन का संख्या दिया ही है, तो Z बराबर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 हो गया। और न्यूट्रॉन आप घटा के निकाल ही सकते हैं, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और बात रही इलेक्ट्रॉन की जो उसके चारों तरफ कक्ष में घूमता है, तो याद रखिए जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 11, तीनों मालूम चल गया। लेकिन हाँ, एक कंडीशन, एक शर्त है, उसको ध्यान रखिए। जब परमाणु उदासीन हो तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन कब? जब परमाणु उदासीन हो। उदासीन का मतलब जैसे आप देखते होंगे कि जैसे कि कई बार जो लोग दुकान पे सामान वगैरह बेचते हैं तो तराजू रखते हैं, तो इस पलड़े पे जितना वजन है इधर भी उतना वजन है, तो उसको उदासीन कहा जाता है। ठीक है, तो उदासीन का मतलब है कि दोनों बराबर, इक्वल, बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि कोई एटम है तो उसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो इसके ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये बैलेंस रहता है, संतुलित रहता है, जिसको हम उदासीन कहते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कक्ष से बाहर निकलता है या कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये अनबैलेंस हो जाता है, और उस केस में इसको हम आवेशित कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या अलग अलग हो जाती है, उस समय बराबर नहीं रहती। तो ध्यान रखिएगा कि जब परमाणु उदासीन हो तब इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ऑलरेडी परमाणु संख्या नीचे दिया रहता है, तो उतना प्रोटॉन हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा लीजिए, न्यूट्रॉन का संख्या मिल जाएगा। तो इस संकेत को देख करके आप किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और जितने भी आपके मित्र हैं वो 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं किसी भी वर्ग में पढ़ते हों, आप उन तक पहुंचाइए। और रसायन विज्ञान की जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बुनियाद है, फंडामेंटल चीज़ है, इसको जानना अति आवश्यक है। और अगर आप ये नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ज़रूरी है कि आप इसको देखिए और विद्यार्थियों को पहुँचाइए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और शेयर करिए और बताइए कि कैसा लग रहा है। और एक चीज़ है कि आप इन सभी चीज़ों को नोट करिए कॉपी में और बार बार इसको रिवीजन करिए, क्योंकि जितना अभ्यास करिएगा उतना ही ये आपके करीब जाएगा। मुझे सिर्फ वीडियो बनाने या पढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या कोई भी टीचर कितना भी वीडियो बना ले, जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभ्यास ही ऐसा चीज़ है जो आपको अनुभव देता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।